राइट, ठीक है, मैंने बताया था। देन फिर अगेन हम ANN मॉडल देखेंगे, देन फिर हम ऑप्टिमाइजर्स देखेंगे, क्योंकि मॉडल के बीच में जो भी देख रहे हैं वो सब हमें डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। जैसे आज हम देखेंगे क्या है ये कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्या है, ठीक है। तो पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा लॉस फंक्शन। क्या नाम है? लॉस फंक्शंस। मैंने इसको लॉस फॉर्मूला नहीं बोला, मैंने क्या बोला? लॉस फंक्शन बोला, क्योंकि एक एक वर्ड के पीछे रीजन है इसमें, जो जो एक एक वर्ड हम यूज करते हैं। और ये कौन सी क्लास है हमारी? डे क्लास 9 या 10? क्लास 9 है आई थिंक, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये DL पढ़ते पढ़ते ML बोल रहे हो? हाँ? ऐसा तो कुछ नहीं है। नो। राहुल जी क्या अपडेट है आपके, कैसे हैं आप? ठीक सर ना। बढ़िया, ओके गुड। चलो भाई, सबसे पहले अर्जुन का डाउट देख लेते हैं, गूगल कोलैब में क्या इशू आता है उसको। अर्जुन आपसे क्या मिस्टेक हो रहा होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब आप कोई इमेज पिक करते हो, राइट। अच्छा, मेरे पास जो है स्टोरेज ही नहीं है, मेरे पास कह रहा है कि स्टोरेज नहीं है। एक मिनट, अब स्टोरेज तो अभी क्लियर करेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है मैं कोई एक आध वो उठा लेता हूँ, है ना। D3DL था। अर्जुन देखिए आपसे मिस्टेक क्या हो रहा होगा। एक्चुअली जब हम ये फाइल यहाँ पर हम गूगल कोलैब पे काम करते हैं ना, तो ये आपको ना रन टाइम पे आपको स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? रन टाइम पे। यानी इन शॉर्ट, अगर आप अपने सिस्टम में इमेज पे रखे हुए पाथ को अगर आप यहाँ पेस्ट करेंगे, जैसे ये ये मेरे पास विराट भाई है, इसके पाथ को मैंने कॉपी किया, पाथ कॉपी तो हो जाएगा मेरा, लेकिन अर्जुन अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा इसे, राइट, और मैं बोलूंगा इस पाथ को कॉपी करो यार, यही गलती हो रही थी, बताओ भाई। यस सर। अब जब आप यहाँ पर पाथ पेस्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये गूगल कोलैब इंटरनेट से चल रहा है, ये गूगल नेटवर्क पे है। आपका जो फाइल है वो कहाँ पर है? C ड्राइव या D ड्राइव, कहीं आपके लोकल सिस्टम में। आपके लोकल सिस्टम को डायरेक्टली इतने छोटे से कोड से एक्सेस कर लेगा, है। वो कहीं गूगल नेटवर्क पे कोड चल रहा है और ये फाइल आपके सिस्टम पे है। दोनों अलग अलग सर्वर पे काम कर रहे हैं, कैसे एक्सेस हो जाएगा? एक्सेस नहीं हो सकता ये चीज, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ना इन्होंने डेटा दिया है फाइल अपलोड करने का, रियल, ये आपका रन टाइम पे। मतलब अगर आप रन टाइम पे कुछ भी डेटा पे काम कर रहे हो तो आप फाइल अपलोड कर लो। और दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने क्लाउड को, ये अपने गूगल ड्राइव को माउंट करने का। मतलब आपका सारा डेटा कहाँ रख लो, आप अपना गूगल ड्राइव में स्टोर कर लो। अब हम पे तो 15 GB लिमिट है, तो बंदे कुछ प्रीमियम बाय कर लेते हैं और कंपनीज भी बाय कर लेती है, ठीक है। तो उसके इसमें गूगल ड्राइव पे हमारा डेटा रहेगा, बस वहां से पाथ पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, काम खत्म, ठीक है। कैसे? मैं एक हिंट दे देता हूँ। अभी क्या है कि मेरा स्टोरेज ही भरा हुआ है यहाँ पे पूरा, तो मैं यहाँ पर एक फाइल पिक करने के लिए नॉर्मली मैं इधर आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। और डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे क्या है हमारा डिटेल? ये विराट भाई, कोई डाउट इसमें? नो। अब देखिए क्या कह रहा है ये, एंश्योर दैट योर फाइल्स आर सेव्ड एल्सवेयर बिकॉज दिस रन टाइम फाइल्स विल बी डिलीटेड व्हेन दिस रन टाइम इज टर्मिनेटेड। यानी ये रन टाइम पे फाइल बस स्टोर हो रहा है, कल को अगर मैं अभी ही इसे कट कर दूं और अभी इस नोटबुक को दोबारा ओपन करूं तो ये फाइल मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगी। अदरवाइज खुद सोचो ये आपको कितना जीबी स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है? 207 GB। गूगल ड्राइव आपको 15 GB प्रोवाइड करता है, ऐसे तो आप 207 GB इसी में स्टोर करते रहो, ड्राइव की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही है कि फाइल में सारा रखा हुआ है हमारा, है ना। ऐसे नहीं काम चलेगा, ये बस आपको रन टाइम पे प्रोवाइड करेगा। अब अर्जुन आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और कॉपी पाथ का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब पहले मैं एरर दिखा देता हूँ अर्जुन को, एरर क्या आ रहा था। मैटप्लॉट डॉट, अब तो हमें ये इतना लिखना भी नहीं पड़ता, जब से गूगल का ये जेमिनी आया है ना,
इसी को बस सीधा हिंट बोलते हैं, ये सीधा कोड लिख करके हमें दे देता है, इसकी अब जरूरत नहीं बिल्कुल है। यही लिख के दे देगा ये ऑटोमेटिकली। हाँ ये सारा लिख के दे देगा, लेकिन हम लिखेंगे, उसी से लिखवाएंगे तो कब जब कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम हमें जल्दी काम करना है तो हम हेल्प ले लेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस के टाइम पे आपको खुद ही लिखना है। plt डॉट आई एम रीड का फंक्शन था हमारे पास, याद होगा। अब यहाँ पर ना आपका ना कंट्रोल और स्पेस काम करता है उसके अंदर रखे हुए मेथड को कॉल कराने के लिए। अगर आप यहाँ पर टैब बटन लगाएंगे, जैसे जुपिटर में टैब लगा रहे थे ना हिंट के लिए, नॉर्मल टैब, हाँ, तो ये काम नहीं करेगा इधर, यहाँ पे टैब पे आगे भाग जाएगा। आपको कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है इधर, राइट, आई एम रीड आ गया। और यहाँ पर भी आप अगर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर का डॉक्यूमेंटेशन और आर्ग्यूमेंट्स आपको बता देगा कि क्या क्या पिक करता है। अभी हमें बस यहाँ पर एक पाथ की जरूरत है, ऐसे ही हम काम करते हैं ना, राइट। ये हमने देखा हुआ है कि इसे हमने ARR में स्टोर कर लिया, देन यहाँ पर हमने plt डॉट आई एम शो और आई एम शो में यहाँ क्या हो गया, देखिए अब मेरा क्या है यहाँ पर ना, पाथ वो सिस्टम में डेटा ही नहीं है, अभी क्लाउड का इशू आ रहा है ना, ड्राइव साइज भर गया, पूरा फिल हो चुका है, राइट। यहाँ पर भी रेड रेड दिखा रहा होगा। आई एम शो में मैंने ये ARR पास कर दिया, ये रन किया, देखिए ये एरर आ रहा होगा, सेम एरर आ रहा है ना भाई अर्जुन, फाइल नॉट फाउंड एरर यही आ रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो इस कोड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, इस कोड से बचने के लिए आपको बोलना चाहिए था कि भाई यहाँ पर जो पाथ होगा वो ये वाला पाथ नहीं होगा, वो पाथ होगा यहाँ वाला कॉपी पाथ। और यहाँ जब आप पाथ पेस्ट करोगे ना तो यहाँ R लगाने की जरूरत नहीं है, बता सकते हो क्यों, यहाँ R लगाने की जरूरत क्यों नहीं है हमें, यहाँ R क्योंकि लगाने ये की, पाइथन का फॉर्मेट नहीं होगा। ये ऑलरेडी ना ये आपका जो है फॉरवर्ड स्लैश में, और फॉरवर्ड स्लैश का कोई इशू पाइथन में नहीं है, राइट। यहाँ पर ये पाथ के नाम से स्टोर कर दिया, और यहाँ पर ये हमने गलती से हमसे वो लग गया, ये हटा दिया हमने, ये रन किया, देखिए इसी की बात चल रही थी भाई अर्जुन, राइट। यस सर। आई थिंक आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें बाकी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्लियर है, चलिए। यस सर। हाँ आगे आप इसी के अकॉर्डिंग काम कर लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लॉस फंक्शंस। लॉस फंक्शंस हमारे क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। पिछली क्लास से कुछ पूछना है किसी को, राहुल जी, कौशल, अर्जुन, युगल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो, मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही होगी, राइट। नाम सुने ये सब है, RMSE की यहाँ वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, राइट। रीज एंड क्रॉस के पहले रीज एंड लेसो भी होता है सर इसमें, लीसो, रीज एंड लीसो। नहीं लासो और रिज नहीं होता भाई, वो लासो और रिज इसके लिए नहीं है, लॉस के लिए नहीं है वो, ठीक है। वो हमारे रेगुलराइजेशन मेथड्स हैं, टेक्निक्स, L1 L2 रेगुलराइजेशन जो है ना हमारा, लासो एंड रिज वो उसका पार्ट है। लॉग लॉस हो गया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये सब हम यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, याद करिए, ये सब हम यूज कर सकते हैं, मैं पुराने कोड का आपको हिंट लेके बता दे रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन में। क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहे हैं क्या, यहाँ पर, ठीक है। जब हम मॉडल को कंपाइल करते थे तो याद है भाई हितेश, पहले क्लास में हमने यहाँ पर ये देखा कि हम पर्टिकुलरली जब हम लेयर्स बनाते हैं तो ये सब कैसे हमारे काम करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। अभी हम कंपाइल के टेक्निक पे आ गए, कंपाइलेशन टेक्निक में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉसेस पढ़ रहे हैं, राइट। लॉसेस जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम ऑप्टिमाइजर्स को देखेंगे, और मैट्रिसेस तो बहुत ईजी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे थोड़े से डिटेल में हो जाते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होंगे, ठीक है।
लॉस अब हमारा होता क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं इसे। कोई कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। मेरे को राइटिंग पैड लाना पड़ेगा आप, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास दो सिंपल पॉइंट है, ठीक है। अगर मेरे पास दो सिंपल, या मेरे पास मान लेते एक सिंपल पॉइंट है और इसका मुझे स्लोप निकालना हो, तो स्लोप कैसे पता लगेगा? चलो दो पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसका मुझे स्लोप निकालना हो तो कैसे पता लगेगा? स्लोप कोई बता सकता है? स्लोप होता है हमारा, दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस का डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ डिफरेंस का नहीं, वो तो डिफरेंशिएट वो अलग हो जाएगा भाई। क्या नाम है, कौशल। डिफरेंशिएशन अलग है मेरा, वो डेरिवेटिव अलग होता है और स्लोप अलग होता है, ठीक है। वो डेरिवेटिव हम बताएंगे कि डेरिवेटिव कब लेते हैं, राइट। स्लोप हमारा होता है कि पर्टिकुलरली कितना मेरा वाई एक्सिस पे चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के चेंज आने पे, यानी कि सर्टेन मूवमेंट ऑफ वाई पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोर्शन, उसके बीच उसका जो डिफरेंस होता है हमारा, उसका जो डिवाइड होता है हमारा, राइट, वाई अपॉन एक्स, वो मेरा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी इन शॉर्ट बोले तो एंगल विद रिस्पेक्ट टू आपका पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस। कैसे पता लगेगा? यहां पर अगर आप देखेंगे, हाँ कौशल अभी मैं बताऊंगा, आपने जो डेरिवेटिव वाला टर्म यूज किया ना, वो हम कब यूज करेंगे, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन बोला ना, देखिए यहां पर ये मेरा चेंज इन y है, चेंज इन y कंपोनेंट, और ये है मेरा चेंज इन x कंपोनेंट। तो इसे मैं नॉर्मली, ये मेरा ध्यान रखना, ये एक लाइन है, ठीक है। तो क्या इसे मैं नॉर्मली y बोल सकता हूं, ये मेरा y है और ये मेरा क्या है, x है। तो y अपॉन x ही मेरा क्या कहलाएगा, y अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज कब से कहलाने लग गया भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा कहलाता है कि नहीं कहलाता है? और टेन थीटा के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब ही क्या है यहाँ पर, कि कितने यूनिट ऑफ चेंज आपका y एक्सेस में आ रहा है, तो कितने यूनिट ऑफ चेंज आपका x एक्सेस पे आएगा। इनके बीच के कोरिलेशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्लोप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना गाइज, इसके एंगल को अगर मैं बढ़ा दूं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आप इमेजिन कैसा कर पा रहे हैं उसी से सारा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कुछ ऐसा हो गया मेरे पास डेटा पॉइंट्स, ठीक है, तो स्लोप मेरा बढ़ा या स्लोप मेरा घटा, अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स थे, बताइए। जो स्लोप यानी एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये मेरा बढ़ा या एंगल ये मेरा कम हुआ, ये स्लोप कुछ ऐसा बना ना मेरा, ठीक है। यहाँ स्लोप कुछ ये एंगल पे है और यहाँ पर स्लोप कुछ इस एंगल पे है। कौशल बताओ भाई, राहुल जी, एंगल बढ़ा है या एंगल घटा है? सर यहाँ एंगल बढ़ेगा ना हमारा, एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी बढ़ गया यानी आप ये कह सकते हैं कि जब जब एंगल घटेगा तो y के बहुत कम मूवमेंट पे x में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, क्या ये बात बोल सकता हूं? देखिए गाइस, मैं अगेन एक और लाइन ले रहा हूं और ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट। और यहाँ पर फिर से मेरे दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। अगेन मैं इनका क्या निकाल रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन इसके अलोंग खींचेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन इसके अलोंग खींचेंगे, है ना, ये बन गया। और ये छोटा सा एंगल मेरा क्या है, वो मेरा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, कोई डाउट तो नहीं। इस बार y के यूनिट में देखिए कितना कम चेंजेस है, लेकिन x में देखिए प्रीवियस ये था और अभी करंट में ये, x में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। यानी राहुल जी इस पॉइंट से क्या समझ में आया मुझे, कि अगर मेरा स्लोप कम है तो x डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y के बहुत कम चेंजेस में x में बहुत ज्यादा ही चेंजेस आ जाएंगे। क्या ये बात कह सकता हूं मैं? ठीक है। और अगर स्लोप मेरा ज्यादा है तो y के बहुत या फिर इसे ऐसे बोलिए कि अगर स्लोप मेरा ज्यादा है यानी एंगल मेरा ज्यादा है, तो x के बहुत कम मूवमेंट पे y का बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जा रहा है। देखिए x का मूवमेंट कितना यूनिट हो रहा है, समथिंग इतना, और y देखिए कितना ज्यादा मूव हो जा रहा है ना। अच्छा, कौन सा ऐसा एंगल होगा जहां पर x के बराबर चलने पे y भी बराबर चल रहा होगा? 90 कैसे होगा भाई हितेश? x के बराबर बढ़ने पे, बराबर 45 यूनिट डिग्री से। जाने पे y बराबर जा रहा है। x अगर 5 किलोमीटर चल रहा है तो y भी 5 किलोमीटर चला, x अगर 5 mm बढ़ा तो y भी 5 45 mm डिग्री। बढ़ा। बिल्कुल सही राहुल जी, 45 का एंगल होगा, कितना होगा भाई?
राइट, ये वाला जो मेरा एंगल आएगा क्लोज टू ये मेरा 45 का एंगल होगा। इसमें आप x में जितना चेंजेस आएगा y में भी उतना ही क्लोज टू क्लोज चेंजेस आएगा। अगर ये 45 नहीं दिख रहा है तो इग्नोर करना है इसको, राइट, लेकिन ये 45 का एंगल ही हमारा होगा। यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी y में कितना चेंज आया जब x में कितना चेंजेस आया था। क्या ये बात क्लियर है? और ये लाइन कैसा है मेरा? सिंपल लाइन है। सिंपल लाइन यानी कि मेरा लाइन है बिटवीन टू पॉइंट्स को। कोई डाउट तो नहीं? अभी क्वेश्चन ने एक टर्म यूज किया था, वो था हमारा डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन कब वर्ड यूज होगा और कब स्लोप वर्ड यूज होगा, ठीक है? दोनों स्लोप ही है मेरा, लेकिन एक हमारा हो जाता है डेरिवेटिव और एक हो जाता है हमारा यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन मेरा जो स्लोप बन जाता है वो क्या बन जाता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बन जाता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने इक्वेशन लिख दिया y इज इक्वल्स टू, अगर एंगल मेरा 45 डिग्री है तो यहाँ मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू क्या है मेरा x। राहुल जी क्या ये बात कह सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू x, एंगल अगर मेरा 45 डिग्री है तो कैन यू राइट यस या नो? कि जितने x में चेंजेस आ रहे हैं उतने ही y में चेंजेस आ रहे हैं, यानी x अगर 5 यूनिट बढ़ा तो y भी 5 यूनिट बढ़ेगा। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 2x। अब गाइस ध्यान से आपको बताना है, अभी मैं टर्म आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। y इज इक्वल्स टू 2x, x अगर एक है तो y दुगना है। सोचिए ऐसा कौन सा एंगल होगा कि x के हल्का बढ़ने पे y ज्यादा बढ़ जा रहा है? क्या वो छोटा एंगल होगा या वो बड़ा एंगल होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, बताइए स्टूडेंट। 90 है 90 नहीं, बात यहाँ 90 30 40 की नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है कि क्या वो कम एंगल होगा या वो ज्यादा एंगल होगा। ये तो बड़ा अर्जुन, एंगल। बड़ा एंगल होगा। क्यों? क्योंकि यही तो हम टर्म कह रहे हैं कि x के कम बढ़ने पे y ज्यादा बढ़ रहा है ना? क्या ये बात वैलिड है? ठीक है, y 2x है 3x है या कुछ भी है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा, y अगर यहां पर मेरा 0.1x है तो इसका मतलब क्या है कि x के हल्के चेंजेस पे y का, बताओ, या x के बहुत ज्यादा चेंजेस पे भी y का बहुत कम चेंज आता है। x अगर मान लेते हैं 100 ले लिया हमने तो y की क्या वैल्यू होगी? 0.1 इंटू 100 क्या आएगा? 10। यस या नो भाई? बताओ भाई। अरे 0.1 10 ही आएगा ना मेरा। तो यानी x के 100 यूनिट ऑफ मूवमेंट पे y कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी कि 1/10 जो है ये मेरा इसका पोर्शन पड़ रहा है। तो यानी इसका एंगल कितना होगा मेरा m का? सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा नहीं, छोटा होगा मेरा एंगल, राइट? ये बात तो क्लियर है। तो अब थोड़ा सा सोचिए, अब आप, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इसे m बोलते हैं और इसी को वेट बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में ये हमारा m जा रहा था, ये हमारा वेट जा रहा था। यस या नो? यानी अब मुझे क्या समझ में आया? समझिए, अब मुझे ये समझ में आया कि अगर वेट मेरा बढ़ रहा है, वेट अगर मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि y दुगना तेजी से बढ़ेगा कंपैरेटिवली टू x। x अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो y ज्यादा बढ़ेगा वेट बढ़ने पे। वेट बढ़ने का मतलब हुआ कि x के कम चेंजेस पे भी y में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एंगल कुछ इस तरीके से ऊपर निकल रहा है ना? और वेट कम होने का मतलब है x में हल्का सा भी चेंजेस आ रहा है, मतलब सॉरी x में बहुत ज्यादा भी चेंजेस आ जा रहा है तो भी y में चेंजेस नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? इंजन ऑयल अगर मैं अच्छा क्वालिटी का डालूं या मैं बिल्कुल बेकार क्वालिटी का डालूं, मेरे स्पीड में कितना फर्क पड़ जाएगा गाड़ी के? बताओ। एक तो कंपनी का हो गया और एक हमारा नॉर्मल हो गया, कितना फर्क पड़ जाएगा भाई अर्जुन गाड़ी की स्पीड में? बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ जाएगा कि पहले 100 चल रही थी अब चलेगी ही नहीं? थोड़ा नहीं बहुत सर, फर्क चलेंगे पड़ेगा तो ना हमारा, तो है कि थोड़ा नहीं है? फर्क। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि x आपने बहुत बदल दिया, एकदम लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में चले गए, लेकिन फिर भी y में कुछ फर्क नहीं पड़ा। और यही तो w हमारा कैलकुलेट होता है, और यही w एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि सारा खेल किसका है? w का। क्योंकि x की वैल्यू के बेस पे y क्या निकलेगा ये x से नहीं पता लग रहा है, ये स्लोप से पता लग रहा है, और स्लोप ही पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लॉस फंक्शन क्या करता है? इन स्लोप को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। और ये बात हम जानते हैं, ये स्लोप हमारे क्या होते हैं? W, और W हमारे क्या होते हैं? वेट्स। और न्यूरल नेटवर्क इज ऑल अबाउट फाइंडिंग गुड वेट या राइट वेट। मैं ये कहूँ स्टेटमेंट अगर मैं दूं, वेट को एडजस्ट करना और सही वेट पे पहुंच जाना ही न्यूरल नेटवर्क का काम है। जिस दिन न्यूरल नेटवर्क सही वेट पे पहुंच गया उस दिन उसने अपना मॉडल रेडी कर लिया है। कोई डाउट तो नहीं? अब ये क्या है? अब ये सही वेट तो भाई
आइट्रेशन में ही फंस जाएगा, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, बहुत सारे इपॉक्स में ही फंस जाएगा, राइट। यहां पर जो कौशल ने टर्म यूज किया था डिफरेंशिएशन, यहां पर उसका यूज होगा, डेरिवेटिव निकालना। क्यों, अभी बताता हूं। अगर मेरा एक सिंपल लाइन होता तो मेरा नॉर्मल इक्वेशन से काम चल जाता, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में लाइन नहीं होता, एक्चुअल सिनेरियो में आपका कर्व होता है। क्या होता है, कर्व होता है। और कर्व मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का कर्व जा रहा है, मैं सही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये ड्रॉ हो गया, क्या ये लाइन है? ये इस पोर्शन को मत देखना, ये लाइन जैसा दिख रहा है, क्या ये लाइन है अभी? राहुल जी, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मेरा लाइन नहीं है, ठीक है। इसको मैंने, इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया एक्स स्क्वायर। और ये बात हम जानते हैं कि जब भी मेरा कर्व फॉर्म हो जाता है तो वो मेरा फंक्शन का पार्ट बन जाता है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या ये बात मैं बोल सकता हूं, यस या नो? ये एक बात मैं लाइन पे भी बोल सकता था, सिंपल लाइन लिख देते, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.5x, ठीक है, तो भी मेरा बात वैलिड था इधर। यहां पर मैंने क्या लिखा भाई राहुल जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस फंक्शन की जरूरत पड़ रही है। फंक्शन में मैं जब जब x की वैल्यू दूंगा तब तब वो मुझे y की वैल्यू बताएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब x अगर 1 है तो y कितना है, 1 है। x अगर 2 है तो y कितना है, 4 है। x अगर 3 है तो y कितना है, 8 है। भाई 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया ना। मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, इसलिए कर्व कैसा जा रहा है, कुछ एक्सपोनेंशियली कर्व जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का? अब क्योंकि ये एक मेरा एक लाइन नहीं है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन से सॉल्व नहीं होता, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका स्लोप निकालने का। अब स्लोप अगर मैं निकालूंगा, भाई ध्यान से देखना, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं तो अलग पाया जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं तो अलग पाया जाएगा, और इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं अलग पाया जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं अलग पाया जाएगा। यानी कि मेरा स्लोप जो है वो वेरी कर रहा है। क्या राहुल जी यहां पर स्लोप वेरी कर रहा है क्या विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो बताइए, यहां पर भी स्लोप वही है नो सर। जितना यहां पर स्लोप है। क्या ये बात वैलिड है भाई राहुल जी, कौशल भाई? क्या लाइन यस जो सर। सिंपल स्ट्रेट लाइन है मेरा, क्या उसमें पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स लेने पे क्या मेरा स्लोप चेंज हो रहा है क्या, या एंगल मेरा वही रहेगा? बताइए, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, क्या ये तीनों बराबर रहेंगे मेरे, कौशल? हाँ सर, सभी एंगल बराबर रहेंगे, यस और हम सर। हाँ, किसी भी दो पॉइंट के बीच का एंगल निकाले वो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, बिकॉज ये मेरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, राइट। लेकिन क्या ये बात मेरा इस स्लोप के केस में, यहाँ पर ये कर्व के केस में वैलिड है मेरा? नहीं। नो। यहां पर मेरा स्लोप फाइंड करूंगा अलग हो जाएगा एंगल, यहां पर फाइंड करूंगा अलग हो जाएगा, यहां पर फाइंड करूंगा अलग हो जाएगा, यानी स्लोप मेरे क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसीलिए यहां पर मैथमेटिशियंस को जरूरत पड़ी डेरिवेशन की। डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन, यानी इसको डिराइव करो, यानी इसको डेरिवेट करो। डेरिवेट करो मतलब इसको इतना ज्यादा एकदम स्मॉल स्केल पे ले जाओ, छोटे स्केल पे ले जाओ कि आपको सारे स्लोप पता लग जाए, ठीक है। अब इसी को जब मैं जूम इन करता जाऊंगा, जूम इन करता जाऊंगा, तो एक टाइम आएगा कि ये एक लाइन दिखेगा, है ना। ये जो कर्व है, जैसे हमारा अर्थ जो है वो फ्लैट तो नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल के बहुत छोटे से पार्ट में हम रह रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को अगर मैं यहाँ पर अर्जुन पिक करूंगा तो ये मेरे को देखने में कैसा लगेगा, एक लाइन जैसा लगेगा? बताओ भाई अर्जुन भाई, क्या ये एक, मुझे छोटा सा ध्यान रखना गाइस, ये बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन, तो क्या ये मुझे लाइन जैसा दिखेगा? ओके, क्या ये लाइन जैसा दिखेगा? क्योंकि ये बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं, तो जो एक्चुअल चेंजेस था उसको मैं क्या बोलता था, y, उसको क्या बोलते थे हम, y। और माइन्यूट चेंजेस को मैथमेटिकल टर्म में क्या बोल दिया जाता है, डेल्टा y। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, यस या नो गाइस? यस डेल्टा सर। वाई, डेल्टा वाई का मतलब है आपका वेरी माइन्यूट चेंज इन वाई कंपोनेंट, यानी वाई में बहुत कम चेंजेस आए, लेकिन उस बहुत कम की भी हमें जरूरत है कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, डेल्टा वाई। और एक्स में हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा एक्स, ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने, डेल्टा एक्स। यही dy डिवाइडेड बाई dx, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा y, सॉरी डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, और यही मुझे क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर मुझे
tan थीटा, यानी मुझे स्लोप रिटर्न कर देगा। स्लोप यानी मुझे m मिल जाएगा, m यानी कि मतलब मुझे वेट मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि यहाँ पर मुझे हर पॉइंट पे हर अलग तरीके के मुझे स्लोप मिल रहे हैं, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करके चलूंगा, इसलिए मैं डेरिवेट करके चलूंगा। और इसीलिए कौशल भाई, जब स्लोप कुछ इस तरीके का बने, सिंपल लाइन ना हो, वो नॉन लीनियर लाइन हो। कौन सी लाइन हो? नॉन लीनियर लाइन हो, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेशन का, यानी डेरिवेटिव रूल। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, थोड़ा सा सीखेंगे कैसे काम करता है, राइट। और अगर मेरा लीनियर लाइन है तो वहां पर मेरा डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? वहां सिंपल मेरा इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर डेरिवेशन भी अप्लाई करेंगे तो भी मेरा इक्वेशन ही फॉर्म यहाँ पर होगा। क्या ये बात वैलिड है सभी के लिए? बताइए कैंडिडेट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अरे भाई यस या नो? युगल भाई क्या कह रहे हो? अरे भाई नींद में आ गए क्या? अर्जुन, कौशल, राहुल जी, ये इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। चलिए यहाँ पर इसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है भाई, थे ये समझ में आया? यानी कि जो मेरा माइन्यूट चेंज होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मुझे यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है। अब डेरिवेशन के हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो हो जाता है हमारा सिंपल डेरिवेशन, और एक हो जाता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। याद है? ये पढ़ा है, सिंपल डेरिवेशन का रूल और हमारा पार्शियल डेरिवेशन का रूल। क्या है दोनों में डिफरेंस? अब बात ये है कि ये जो लाइन, ये जो हमारा स्लोप बन रहा है, ये 2D नहीं होगा। ये हमारा एक पैराबोला कर्व भी हो सकता है और वो प्लेन में हो सकता है, मतलब वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या कह रहे हैं भाई कौशल? जैसे आपने कहा सिंपल डेरिवेटिव का मतलब हमें एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना हो। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, आपका मत ये मैथमेटिक्स था क्या आपका 12th में कौशल भाई? था मेरा। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ पैराबोला। मैंने क्या शो किया? प्लेन शो किया, ठीक है। और ये प्लेन में कुछ और ही आ गया, ठीक है। राइट, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से ये कोशिश कर रहा है उसे क्या करने की? एक डिफरेंशिएट करने की, राइट। एक सिंपल लाइन होता तो ये यहाँ पर लाइन मेरा क्रॉस हो जाता, 2D डेटा होता तो मेरा कर्व क्रॉस हो जाता, नॉर्मल सा पॉलिनोमियल मेरा कर्व बन जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर डेटा कैसा है मेरा? 3D डेटा, एन 3D नहीं, एन डायमेंशनल डेटा है। तो मेरा कर्व कैसा बन रहा होगा? एक मेरा हाइपर प्लेन कर्व बन रहा होगा, राइट। और हाइपर प्लेन कर्व में एक कंपोनेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं x के रिस्पेक्ट में y निकाल रहा हूँ या y के रिस्पेक्ट में x निकाल रहा हूँ। यहाँ पर x और y के रिस्पेक्ट में z निकाला जा सकता है, x और z के रिस्पेक्ट में y निकाला जा सकता है, और x और y के रिस्पेक्ट में z निकाला जा सकता है, या तीनों के रिस्पेक्ट में किसी चौथे को निकाला जा सकता है जब n डायमेंशनल में हम चले जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो हो रहा है मेरा सिंपल नहीं हो रहा है। सिंपल कहने का मतलब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर मैं बेसिक यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लूं तो d अपॉन, अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं डेल्टा एक्स के ये रिस्पेक्ट में, यानी कि x के ही रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं इसे, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए? यहाँ पर हमें 2x मिलेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, यस या नो? यस बेसिक सर। मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। अब इसमें इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने कौशल से पूछा आपका बैकग्राउंड क्या था, राइट। हमें ये बात पता है कि बेसिक डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंट को अगर हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं सेम एक्सिस के डिफरेंस में, तो वो मेरा यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। एक पावर यहाँ पर उठकर इधर आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। अच्छा, अगर ये समझ गए तो मुझे इसका आंसर बताइए। 5x³ बताइए भाई, क्या आंसर आएगा? कोई भी बताइए। 15x² सर। कितना? 15x²। 15x², ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया 15x², परफेक्ट। अच्छा, अगर ये मेरा इसके रिस्पेक्ट में ना हो करके अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो x को मैं y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट। एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे ना, ये मेरा क्या पड़ जाएगा? क्या कह रहे हो भाई? इसे कांस्टेंट मानेंगे ना हम हाँ, एक्स को। ये सारा कांस्टेंट में चले जाएगा। क्या चले जाएगा मेरा? कांस्टेंट में। और ये सारा आंसर मेरा क्लोज टू क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स के बेस पे डिफरेंशिएट यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये था मेरा सिंपल डेरिवेशन। अगर मैं यहाँ पर ये चेक करूं ये वाला, तो पार्शियल डेरिवेशन क्या होता है कि आप दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा, कम से कम एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, या दो से ज्यादा के रिस्पेक्ट में आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। जैसे जरूरी नहीं है कि इक्वेशन इतना सिंपल बनता, आप लोगों ने जब पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने डिफरेंट एक्सिस के लिए भी पढ़ा होगा। मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x², ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा कोई बता सकता है? सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि मैं यहां पर ना पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो मुझे पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और मेरे पे दो आंसर होंगे, एक x के रिस्पेक्ट में आंसर होंगे और एक y के रिस्पेक्ट में आंसर होगा। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में आंसर कर रहा हूं तो इसका क्या आंसर आएगा फाइनली, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, राइट, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 3x² माइनस माइनस माइनस, बोलिए कैंडिडेट्स, 3x² माइनस, अरे भाई 2 3 जा 6, 6x है ना, 3x² माइनस 6x, ये मेरा डिफरेंशिएशन आया, डेरिवेशन आया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। और इसी को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ सेम इक्वेशन को, तो क्या आंसर आएगा मेरा 3y²। 3y²। बहुत बढ़िया भाई अर्जुन, मेरा सिंपल सा आंसर आएगा 3y², और बाकी टर्म जो मेरे वो 0 कंसीडर हो जाएंगे। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है? ये मेरा पार्शियल डेरिवेशन है, राइट, और मैथमेटिक्स में दोनों कॉन्सेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये कब यूज होगा, जब एक x के डिपेंडेंसी पे एक y है, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, तो फिर तो इसी से काम हो जाएगा। ये वाले कब फॉर्म होंगे, जब हमारे पर्टिकुलरली एक से ज्यादा डिपेंडेंसीज हमारे आ चुके हैं, राइट, जब एक से ज्यादा हमारे फीचर्स आ चुके हैं, तो उस केस में हमारा कर्व बन रहा होगा प्लेन के फॉर्म में, और प्लेन में भी हम हाइपर प्लेन पे जाएंगे अगर दो तीन से ज्यादा हमारे फीचर्स आ रहे हैं, और उस केस में हमारा पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है, स्लोप, और स्लोप मेरा क्या है, वेट, वेट ही तो मेरा स्लोप है, और न्यूरल नेटवर्क में हमें एडजस्ट क्या करना है, वेट एडजस्ट करना है, यानी स्लोप एडजस्ट करना है, यस या नो? तो इसीलिए हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमारा पर्पस क्या होगा, हमारा पर्पस ये होगा कि जब हम अभी आगे की क्लास में हम जाएंगे, हम जितने भी हमारे लॉस फंक्शंस हैं वो काम कैसे करते हैं, कैसे वो ग्रेडियंट डिसेंट कर्व को प्लॉट करते हैं, ये हमने एमएल में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसे हम डिटेल में देखेंगे। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हमारा हो गया, राइट, जो नॉर्मल था हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वो तो हम देखेंगे, हमने एक और पढ़ा हुआ था अडेप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट, याद होगा आप लोग को, तो राइट, वो एडा ग्रेड में आ जाता है, एडा ग्रेड का पार्ट हो जाता है वो, तो वो सारे टर्म्स हम देखेंगे कि बैक प्रोपोगेशन के टाइम में कैसे वो लॉस फाइंड करता है, कैसे उस लॉस को एडजस्ट करता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालने के बाद यहाँ पर हमारा पर्पस होगा वेट को एडजस्ट करना। सवाल ये कि कॉन्सेप्ट है हमारा ये लॉस फंक्शन का, तो लॉसेस हमारे कैलकुलेट कैसे होते हैं, तो हर लॉस फंक्शन के अपने अलग अलग हमारे फॉर्मूले हैं, राइट। अगर मैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो ये लॉग लॉस कहलाता है, क्या कहलाता है, लॉग। मुझे ये आप लोग ईमानदारी से बताइए कि क्या आप लोग लॉग के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, या मुझे लॉग पढ़ाना पड़ेगा, मतलब पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, लिमिटेशन होती है ना इसके अंदर, वो जैसे ये क्या था, log 10 की पावर। हाँ नहीं, लॉग टेबल इग्नोर करो, मुझे लॉग का कॉन्सेप्ट समझाना है, क्योंकि अगर लॉग कॉन्सेप्ट समझाना है तो ही ये समझ में आ पाएगा, राइट, क्योंकि सारा खेल ये मेरा क्या कहला रहा है, लॉग लॉस। और ध्यान रखना ये जो हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, ये वन एंड ओनली हमारा यूज होता है जहां पर हमारा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो। क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम में भी अगर मैं कहूँ लॉजिस्टिक टाइप का प्रॉब्लम, जिसमें 0 1 सिंगल क्लास, सॉरी हमारा जो है बाइनरी क्लास या फिर हमारा मल्टी क्लास, क्योंकि बाइनरी क्लास में ये काम करेगा अच्छा परफेक्ट, इसलिए इसका नाम भी हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मल्टी क्लास पे हम जाते हैं तो स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को हम यहाँ पर पिक करते हैं। एंट्रोपी का मतलब ही होता है कि हमारे डेटा में रेंडमनेस कितना है, रेंडमनेस जितना ज्यादा बढ़ेगा एरर्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे, रेंडमनेस जितना ज्यादा कम होगा एरर्स उतने ज्यादा कम होंगे। आपका माइंड है बहुत ज्यादा रैंडम है तो आप कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं ले पाओगे, आपका माइंड जो है वो काम माइंड है, तो एंट्रोपी क्या है, 0 है। और लेकिन एंट्रोपी क्लोज टू 0 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती, एंट्रोपी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ एंट्रोपी एग्जिस्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ रैंडमनेस एग्जिस्ट
कर रहा होगा, राइट। कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर हो ऊपर वाले को छोड़ के एंट्रोपी जीरो यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? तो यानी एंट्रोपी कैलकुलेट करना मतलब रेंडमनेस, रेंडमनेस मतलब कितने ज्यादा मेरे डेटा में रैंडम सैंपल्स या मिस सैंपल्स आ चुके हैं जो मेरे पूरे डेटा को, ओवरऑल डेटा को एरर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो मेरा सारे एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल अगर मेरा डेटा रहता है तो यहाँ पर हमारा जो ANN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो हमारा स्क्वायर्ड एरर या एब्सोल्यूट एरर या RMSE को पिक करके हमारा सॉल्व कर देता है। लेकिन जैसे ही हम डीप पे आगे बढ़ते हैं तो हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था, याद है, डिसीजन ट्रीज के अंदर में, है ना। डिसीजन ट्रीज में वो एरर कैसे हमारे कैलकुलेट करता है उसके उस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ था। कैंडिडेट ये हितेश भाई देख लेना थोड़ा सा। हाँ भाई, मैं आप लोगों से मैं लॉस के ये लॉग के बारे में पूछ रहा था, कोई बताना चाहेगा लॉग क्या होता है? लॉग समझ में आ जाएगा तो लॉग लॉस समझाने में दिक्कत नहीं है मुझे। कैंडिडेट्स, हितेश है, थोड़ा ओवरव्यू देना पड़ेगा। कौशल, कोई आइडिया? सर ऐसे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, मतलब जैसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर log बेस 2 है तो उसकी वैल्यू log बेस 8 है तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। मतलब 2 को ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करा जाए कि उसकी वैल्यू 2 आ जाए, कुछ ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, एन स्पेलिंग होगा EXPONENTION, यही होगा। लेट मी चेक। एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, राइट। वो तो ये एक्सपोनेंशियल आपका निकल जा रहा है, वो अलग चीज है, राइट। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ही हम यहां पर बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल अलग है, वो इज कॉल्ड लॉग। जैसे अभी यहां पर कौशल ने बोला, मैं हिंट देता हूं आपको, ये कैसे काम करता है। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। क्या लिखा मैंने? 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। मैं 2 की पावर क्या रखूं कि ये 8 हो जाए, बताइए गाइस। 2 की पावर में 3 लिखूंगा तो ये 8 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। ये मेरा एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये क्या कहलाता है, मेरा बेस। ये क्या है भाई? बेस। ये क्या है? पावर। और ये क्या है? आउटपुट यानी आंसर। ये मेरा आंसर है कि नहीं है? ये है बेस, ये है पावर और ये है आंसर यानी आउटपुट। मतलब 2 की पावर में क्या रखूं कि मेरा ये आउटपुट आ जाए। तो आप लोगों ने बोला सर 2 की पावर 3 रखो तो 8 आंसर आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं ना। और कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर मुझे फंक्शन भी लिखना पड़ेगा तभी बात बनेगी। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉग फंक्शन। लॉग खुद में फंक्शन है, राइट, कॉल्ड लॉग फंक्शन या सिंपल लॉग बोल दो। 11th क्लास में टॉपिक आता है रिलेशन एंड फंक्शन, ये उस क्लास में पढ़ाया जाता है, राइट। लॉग पढ़ा होगा उसी में। देखो 11th क्लास की मैथमेटिक्स हो, 11th क्लास की फिजिक्स हो, 11th क्लास का कुछ भी टॉपिक हो, 10th क्लास तक का कॉन्सेप्ट होता है बेस बनाने का, कोई भी सब्जेक्ट होता है। 11th क्लास से स्ट्रीम डिसाइड हो जाता है, राइट। स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो 11th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा वो आगे यूज होता रहेगा उस डोमेन में। आर्ट्स में यूज नहीं होने वाला, लेकिन इस डोमेन में कभी भी यूज होता रहेगा जो आपने 11th में पढ़ा है। वो होता है स्ट्रीम डिसाइड करना, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला राहुल जी, ये मेरा बेस है, ये मेरा पावर है और ये मेरा आउटपुट है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स ऑफ दिस का मतलब है यहां मैंने लिख दिया लॉग, ठीक है। बेस की जगह बेस आ जाता है और बेस यहां छोटा सा लिख दिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं है ना। इनवर्स ऑफ दिस क्या मतलब है कि इसका ये जो मेरा इनपुट है तो ये आउटपुट है और ये आउटपुट है तो ये इनपुट है। इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स ये होगा, यहां पर आ जाएगा आंसर और यहां बताना होगा कि कितना पावर होने पे 8 आता है। क्या चीज? कितने पावर होने पे 8 आता है। तो 2 का आंसर 8 कितने पावर पे आएगा बताइए गाइस। 2 का आंसर 8 कितने पावर पे आएगा? 128। अरे भाई कहां जा रहे हो? अर्जुन भाई कहां जा रहे हो?
2 क्या कितना पावर रखे कि 8 आंसर आ जाए? 2 का 3 कितना पावर रखे कि 3 8 है आंसर आ जाए? 3 3। 3 तो log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। यानी ये इस बार आउटपुट जो है इधर इनपुट बन जाता है और इसका इनपुट इधर इसका आउटपुट बन जाता है। यानी यहाँ पावर बताना होता है कि वो क्या आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? कैंडिडेट बताइए भाई। कौशल, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का ना? अच्छा, 2-4 और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर मैंने लिखा log बेस 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया log बेस 2 1 इज इक्वल्स टू क्या आंसर होगा बताइए? log बेस 2 1 इज इक्वल्स टू क्या आंसर होगा? सोचिए गाइस। सर 0 होगा। 0 0 0 होगा। बहुत खूब भाई कौशल राहुल जी। कैसे 0 होगा? क्योंकि सोचो अगर किसी सोचो की भाई पावर तेज। 0 देते हैं तो तो उसकी किसी के वैल्यू पावर 0 2 की करेंगे तो 1 हो पावर जाता क्या है। लगाएं? क्योंकि मैंने क्या बताया, आउटपुट क्या जाता है? पावर। 2 की पावर क्या लगाऊं कि 1 आंसर आ जाए? और किसी की भी पावर 0 जो होती है 1। तो यहाँ बेस का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा? 0। तो यानी आप सिंपल यहाँ पर गूगल पे आइए और आप यहाँ लिखिए log 1, तो क्या आंसर आएगा? 0। क्यों आया? क्योंकि बेस से कुछ फर्क ही नहीं है। किसी का भी बेस कुछ भी हो तो भी पावर 0 होने पे ही मेरा 1 आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा आइडिया मिल गया लॉग का कैसे काम करता है? चलिए 2-4 और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, तो आपका ना लॉग लॉस का कंट्रोल हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि सारा खेल लॉग पे वो आपका वो हो रखा है, डिपेंड है। कौशल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग, यहाँ मैंने लिखा log 2, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा log 2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाफ। बताइए, log 2 हाफ, 2 के क्या पावर पे मेरा हाफ वैल्यू आ जा रहा है? सर यहाँ कुछ रूट में जाना पड़ेगा शायद हमें। सोचो। 2 के क्या पावर पे हमारा हाफ आंसर आ जा रहा है? क्या ले भाई प्रदीप? 0.5 हैं? 0.5 नहीं 0.5 भाई, ना 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 ना। बताइए। सर आंसर रूट में या माइनस में पॉसिबल है क्या? log बेस log 1/2 बेस 2, यही है ना हमारा? ध्यान से देखना कैंडिडेट, इसका आंसर है -1। क्या है इसका आंसर? -1। अब सोचना कैसे। log 2 का क्या आंसर रखे कि ये हाफ आ जाए? अब ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर मान लेते मैं किसी का भी पावर माइनस में देता हूं तो इसका मतलब हमने क्या जाना है कि वो 1/2 की पावर 1 कहलाती है ना? यस या नो गाइस? और 1/2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 1/2। क्या ये बात वैलिड है? राइट? ये जानबूझ के मैंने ट्रिकी रखा है। बहुत बेसिक है ये, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हिला देता है। राइट? छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कंफ्यूज कर देता है। ये क्लियर है? आप सभी का ध्यान रूट पे फंसा होगा ना, कि रूट आ जाएगा लेकिन रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा फन पर्पस के लिए मैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बाकी गाइस मैं इंसिस्ट करूंगा टाइम निकाल के, जब कभी भी टाइम हो तो आप न्यूरल नेटवर्क को अगर लॉन्ग टर्म पे अच्छा बनाना है तो मैथमेटिक्स जरूर पढ़ लेना लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तो शॉर्ट टर्म में हम कोडिंग वोडिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन आईआईटीएंस तभी सस्टेन कर पाते हैं उनका मैथम, वो सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। क्यों राहुल जी? ऐसा ही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनीज को, उनको ये पता है कि इसके ये यस सर। मैथमेटिकली साउंड बंदा है। राइट? सर हाँ मुझे इसी बात के लिए आपसे डिस्कस करना था। हाँ बताइए। आपने कहा था कि हमें बीटेक तक का मैथ पढ़ना चाहिए, हाँ आना चाहिए। तो उसमें कितने पॉइंट होंगे, क्या टॉपिक होंगे, वो तो अभी हमें पता नहीं, हम तो बीटेक के स्टूडेंट नहीं है ना सर। तो हाँ इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं, चीट शीट हो या फिर आप एक क्लास लें? देखिए, बीटेक का ना एक्चुअली क्या है ना, आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और 3, ये 3 मैथमेटिक्स चलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने बैठोगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते। ठीक है? न्यूरल नेटवर्क इज ऑल अबाउट फंक्शंस
रिलेशंस, कैलकुलस। आप कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करो बस। कैलकुलस में जो आता है भाई कौशल वो सब पढ़ डालो। क्लियर है? अब कैलकुलस के साथ साथ कभी कभार ना हमें क्या बोलते हैं मैट्रिसेस पे भी काम करना होता है, यानी वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, ये 12th क्लास का टॉपिक है, वेक्टर एंड मैट्रिसेस, राइट। ये हमारा देखिए लेक्चर ऑन अपने आप उठा लिया इसने। इससे हमें ना एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैट्रिक्स कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा जितना कैलकुलस आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आपको ईमानदारी से मैथमेटिक्स पढ़ना है ना, चलिए मैं आपको सिलेबस शो कर देता हूँ उसका, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई फिर। ठीक है, ठीक है भाई कौशल। ठीक है सर। सर 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 हाँ बोलिए बोलिए। जो मैटलैब होती है ना, उसके अंदर हम जैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाँ जो मैटलैब जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, वो और कोई नहीं कर पाएगा। जैसे मैटलैब की कई कंपनी रिक्वायरमेंट करती है भाई मैटलैब आता है या नहीं। हाँ। ठीक है, तो मैटलैब के अंदर जो आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हो ना सर, वो आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जो मैट्रिक्स की उस मैटलैब के अंदर होती है, और उसकी कोडिंग भी आनी चाहिए आपको हाँ वो तो कुछ मैटलैब कंपनी। भाई, मैटलैब की हेल्प से ही मैट्रोलिब बना है। मैट्रोलिब क्या है? पहले सारा काम मैटलैब पे होता था। मैथमेटिकल प्लॉटिंग के लिए हम मैटलैब यूज करते थे और अभी भी यूज होता है। ये जो और स्टैटिस्टिक। मैटलैब हाँ और मैटलैब के अंदर जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है ना, वो हाँ। सर अपर लेवल की होती है। मतलब कि आप वैसे जैसे हम कॉपी वगैरह पे या फिर इस पे कर सकते हैं ना, वो मैट्रिक्स नहीं होती वो। और उसकी कोडिंग हाई होती है थोड़ी मैटलैब की। देखो मैट्रिक्स की कोडिंग हाई होती हो वो अलग बात है, लेकिन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट। मैट्रिक्स नहीं सर, कलेक्शन ऑफ लेकिन ऑब्जेक्ट्स। जो हाँ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप जैसे आगे जाओगे ना, वो तो जैसे सिग्नल समझने को के लिए रिप्रेजेंट यार, वो करते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस। हाँ सर, जो उसके अंदर रिप्रेजेंट कर पाओगे ना, तो वो हाँ और किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे नहीं होता। मैटलैब का खुद ही एक वो तो सॉफ्टवेयर होता है, यार उसकी यहाँ कोडिंग भी। पाइथन में भी नहीं कर पाएंगे ना। अब हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, तो ऐसे में तो दो चार ब्रैकेट लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन जो हमने मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ा वो एक ही ब्रैकेट के अंदर में आ गया है ना। वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो तरीका है, वही नहीं है खाली उसी से रिप्रेजेंट कर दो। वो बस एक काइंड ऑफ तरीका है। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पर भाई देखिए कौशल, ये इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईएससी बैंगलोर का है। ठीक है, ये आईआईटीज में बहुत टॉप पर है ये। ठीक है, मतलब इसको आईआईटी से अलग मानो, लेकिन ये है अलग ही वैल्यू है इसकी, राइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। भाई इतना मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है बस। ठीक है, अब इतने मेथड्स में देख लीजिए भाई। सर फंक्शन ये का तो बीटेक में टॉपिक मैंने पढ़ाया था, बोला हम था, लोगों ने पढ़ा था बीटेक में। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये बोला मैंने, राइट। ये जो टेलर सीरीज है, मैक्सिमम मिनिमा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल। कौशल भाई इतना ही रखना है बस, इतना कवर हो जाएगा ना, इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आप पाओगे कि यार अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही था। सर रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल। हाँ बोलो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट का पीडीएफ ही भेज देता हूँ मैं। ठीक है, ये डेटा साइंस का आईआईटी का सिलेबस है, राइट, है ना। अभी व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, मैं भेज दूंगा। ठीक है गाइस, आप लोग टाइम निकाल के 6 महीने का तैयारी करो, और 6 महीने के अकॉर्डिंग ये सब तो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, इन सब में दिक्कत नहीं है आपको, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मामला फंसता है इधर हमेशा। ठीक है, ये सब तो कोडिंग अप्रोच है, ये सब तो क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं? सर हाँ मेरा ना एकदम से इंटरेस्ट इसलिए जगा क्योंकि जो मेरा सीनियर है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, हाँ वो रिजाइन कर रहे हैं, उनका चल रहा है नोटिस पीरियड। तो मैंने पूछा सर आप छोड़ क्यों रहे हो, तब उन्होंने कहा बताया, उन्होंने यूजीसी नेट निकाला है, अब वो एआई में रिसर्च करने जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पीएचडी में क्या है कि गवर्नमेंट आपको खुद फंड करती है, आपको सैलरी की जरूरत नहीं है, वो रिसर्च के लिए आपको पैसा देती है। और प्लस जिस बंदे का माइंड रिसर्च के बेस पे चलता है ना, उसको फिर मजा नहीं आता पैसे कमाने में, क्योंकि उसका एक पेटेंट अगर बन गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कोडिंग लाइन में पेटेंट हमारा नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। सॉफ्टवेयर के लाइन में कोड्स का कभी पेटेंट नहीं होता। ठीक है, हार्डवेयर में होता है सर वो क्या तो। चीज? उसका एग्जांपल है सर जोमेटो और स्विगी। नहीं हो सकता, हाँ पेटेंट हो नहीं सकता। जोमेटो से की छोड़ो भाई, माइक्रोसॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। कोड का पेटेंट नहीं हो सकता। कोड लॉजिक है, एक लॉजिक का फॉर्मूला है, फॉर्मूला का पेटेंट नहीं जा रहा है सर। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग तैयारी करो इसके अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म का खेलना।
ठीक है, अभी ऐसा नहीं है जाते के साथ इसी में उलझ जाओ, ये 6 मंथ का प्लानिंग है, क्योंकि ये अगर रेडी होगा ना तो फिर इशू नहीं आने वाला आप लोग को, राइट। चलिए मैं क्या बता रहा था आपको, ये बता रहा था, बस एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है गाइस। राहुल जी, log बेस 2 आंसर 0, बताइए क्या आएगा। 2 की पावर क्या रखें कि 0 आ जाए, कैंडिडेट्स 2 की पावर क्या रखें कि 0 आ जाए। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स। राहुल जी कोई है इसका आंसर। log 0 नॉट डिफाइंड, 12 में तो पढ़ा था यार। log 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी की भी पावर आप कुछ भी करो वो 0 नहीं आ सकता। log 0 यहां पर क्या लिखा हुआ है, log 0 इज अनडिफाइंड, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट कभी हो ही नहीं सकता कि किसी की आप पावर करो, एक्सपोनेंट करो और वो 0 हो जाए। गाइस इसे अगर फिलोसफिकल वे में समझे ना तो ध्यान से देखना, अगर मैं फिलोसफिकल वे अगर मैं बताऊं लाइफ के कंटेक्स्ट में, आप कुछ मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और मेहनत में थोड़ा थोड़ा अगर एफर्ट डालो, 0.001 भी एफर्ट डाल रहे हो तो भी आउटपुट 0 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि 2 का बेस छोड़ो, कोई भी बेस हो, राइट, वो आपका आउटपुट पे 0 ला करके नहीं देगा अगर कोई पावर चल रही है, एक्सपोनेंट चल रही है ना। तो log 0 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस वो आपका। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, और ये अर्जुन बताएगा भाई, log 3 log बेस 3 log 3, बताइए क्या आंसर आएगा। 1 आएगा। log 4 बेस 4 1, हितेश log 5 बेस 5 1, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं आउटपुट, और हमें निकालना होता है इनपुट क्या था, है ना, मतलब पावर क्या थी। और 3 का आंसर 3 कब रहेगा, जब पावर 1 होगी। 10 का आंसर 10 कब रहेगा, जब पावर 1 होगी। तो यहां पर log 10 1, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये बेस क्या पिक कर लेता है, 10 को पिक कर लेता है। जब गाइस मैथमेटिशियंस आए तो उन्होंने ना 3 कॉन्सेप्ट दिए, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लॉग नेचुरल का, जिसे बोला जाता है लॉग बेस ई, क्या बोला जाता है, लॉग बेस ई। जैसे मैथमेटिक्स के टर्म में पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नेवर एंडिंग है, पाई ऐसा वैल्यू है जो कभी एंड नहीं हो सकता, टर्मिनेट नहीं हो सकता, मतलब एग्जैक्ट डिवीजन उसका पॉसिबल नहीं है। सेम मैथमेटिशियंस ने मेहनत करके दिमाग लगा करके एक और टर्म निकाला जो कि एप्सिलॉन है, ई, यूलर्स नंबर, यूलर्स कांस्टेंट, राइट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका नेवर एंडिंग है, ये कभी भी एंड नहीं हो सकता। और इसका वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ ई अगर आप चेक करेंगे तो 2.71 समथिंग आपको मिलेगा। यस या नो गाइस, क्या है वैल्यू ऑफ, क्यों लिखा मैंने इधर, ई लिखना था ना मुझे, क्या आ रहा है वैल्यू आपका 2.718 समथिंग डॉट 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 डॉट, ये नेवर एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर है, राइट। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल। बताइए, कुछ पूछना है किसी को। हाँ सर, जैसे पाई तो क्या है, 22/7 है, जब 22 को 7 से भाग देते हैं तो एक टाइम के बाद उसमें रिपीटिशन शुरू हो जाती है, हाँ सेम नंबर रिपीट होने लगते हैं, इसलिए वो नेवर एंडिंग बन गया। हाँ, तो पाई के केस, इसमें ई के केस में ऐसा क्या है? ई के केस में ना ये एक आपका टॉपिक आता है, वो टॉपिक होता है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल वाला टॉपिक होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है, 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, प्लस 1/4 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ये सब जब सॉल्व हो जाएगा तो ये किसके बराबर निकलेगा, ई के बराबर, है ना, ताजुब की बात। ये है मैथमेटिशियंस अच्छा, उन्होंने तो ये हाँ, ड्राइव करी है, नेचुरल नहीं है ये, क्या चीज है, मतलब ई नेचुरल नहीं है, ये ड्राइव करा गया है। ई नेचुरल मतलब पहला लॉग नेचुरल, मैंने ई को नेचुरल नहीं बोला है, इस लॉग को नेचुरल बोला है, ठीक है भाई कौशल, ई नेचुरल नहीं है,
हम ये कह रहे हैं जब log बेस e बन जाएगा तब वो नेचुरल log कहलाएगा, e नेचुरल नहीं कहलाएगा, e तो डिराइव्ड हो रखा है। कोई डाउट किसी को गाइस? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यहां पर आपको शो करूं कि कोई भी चीज अगर डिराइव हो सकता है तो ऑफकोर्स वो नेचुरल नहीं है, राइट? ई डिराइव विद फैक्टोरियल, माइट भी आ जाना चाहिए आंसर। देख लेते हैं बाकी क्या बता रहा है, ये कुछ ऐसा ही बता रहा है। इसमें ऐसा तो कहीं दिखा नहीं रहा मुझे, लेकिन वैसा ही फॉर्मूला आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है ना, कौन सा वाला 1/2 फैक्टोरियल 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ये आपका सारा वैल्यू जाकर के फाइनली क्लोज होगा ई के बेस पे, राइट? तो जब लॉग बेस ई करके आप कुछ भी कैलकुलेट करें तो वो नेचुरल लॉग कहलाएगा, और उस नेचुरल लॉग को कौशल हम एलएन कहेंगे। एलएन मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है। अब एलएन मतलब, अब यहां पर ये समझिए कि एलएन लिख दिया मतलब ई लिख दिया है, लॉग ई लग चुका है, तो एलएन 10 की वैल्यू क्या होगी, मतलब log 10 बेस e क्या वैल्यू होगी, मतलब e का क्या पावर करें कि 10 आ जाए, तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें, राइट? अब पहले तो ये सारी चीजें याद, जब 11th क्लास में थे तो छोटा मोटा ये याद हो जाता था, राइट? ln नेचुरल log 10, नेचुरल log 10, नेचुरल log 10 की क्या वैल्यू है आपकी 2.3, मतलब आप e की पावर ही इतनी करोगे तो आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। परफेक्ट गाइस, कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताइए। नो? e की पावर है 2.30 ना, 2 पॉइंट, मैं बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ 302585, तो क्लोज टू कितना आ रहा है, वो जब सारा लिखेंगे तो क्लोज टू 10 के बेस पे ही आपका पहुंचेगा। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है किसी को गाइस, आगे बढ़े कैंडिडेट, यस या नो? अब थोड़ा यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये हमारा लॉग लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जब हम आगे जाएंगे ग्रेडियंट डिसेंट में तब हम देखेंगे एक एक लॉग ये हमारे लॉस कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। वाई आई का मतलब क्या है मेरा, एक मिनट, ये वाला वाई आई प्रेडिक्टेड कहाँ है इसमें, ठीक है, वाई आई प्रेडिक्टेड का मैं पहले ये मैं बता दूं, थोड़ा सा इधर आते हैं गाइस, ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना हितेश? ठीक है, अभी मैं लॉग लॉस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले वाई आई के कॉन्टेक्स्ट में इसका बता देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर का, राइट? मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क होगा, ये रहा एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क, इसके पास इनपुट्स आ रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं, ये कुछ इनपुट आ रहे होंगे, यहाँ कुछ वेट होगा, है ना, ये वेट कुछ एडजस्ट हो रहे होंगे हमारे, इसके अंदर दो पार्ट होगा, एक तो होगा इसका समेशन पार्ट और एक होगा इसका एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, ये दो पार्ट होंगे, और ये बदले में मुझे क्या रिटर्न करेगा, वाई कैप रिटर्न करेगा। वाई कैप का मतलब है वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू थी 0 और प्रेडिक्टेड वैल्यू उसने कर दी, क्योंकि ये आप जब 0.5 से अबव होगा तो हम 1 मान के चलेंगे, है ना, मान लेते हैं उसने प्रेडिक्टेड वैल्यू कर दी 0.85, क्या कर दी 0.85 कर दी, तो y मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट y i माइनस y प्रेडिक्टेड, मतलब एक्चुअल y क्या था 0 माइनस y प्रेडिक्टेड क्या है मेरा y कैप, यानी 0 माइनस 0.85 कितना आंसर आएगा 0.15, कैंडिडेट है कि नहीं है, ये मेरा 0.15 का आंसर आ जाएगा, और क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब है साइन को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, राइट, आइदर माइनस में आए चाहे पॉजिटिव में आए, हमारा पिक पॉजिटिव के बेस पे ही होगा, तो मेरा 0.15 आएगा कि नहीं आएगा हितेश भाई? हाँ 15, अरे भाई 0.85 में से 0 में से 0.85 गए तो माइनस में क्या आएगा मेरा यहाँ पर 0.85 कैसे आएगा, माइनस 0.85 आएगा ना यहाँ पर आंसर, 0. हाँ माइनस 85 ही आएगा क्योंकि वो तो 0 से माइनस कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने इसे हाँ, 1 और एब्सोल्यूट है तो मैंने 1 पॉजिटिव हो कर दिया जाएगा। था, राइट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा क्या आंसर आएगा
माइनस 0.85 आएगा। अब क्योंकि हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0.85। तो मेरा एरर क्या पॉजिटिव हो आया? जाएगा। एरर मेरा आया 0.85 ही एरर आया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहता है कि सारे एरर निकाल लो, उनका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये है मेरा y, मैं numpy का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। नहीं, numpy में लिनस्पेस मुझे दे देगा, ठीक है चलो फिर भी मंगा लेता हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज np, ये मेरा y एक्चुअल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला np डॉट रैंडम, भाई रैंडम डॉट रैंडेंट, और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे ऐसे 10 रैंडेंट चाहिए। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसे 10 चाहिए, ये तो मुझे 0 और उसमें दे देगा। एक मिनट, यहाँ पर हम इसे बोल देते हैं साइज। साइज मैंने बोल दिया यहाँ पर मुझे 10 चाहिए, और किसके किसके बीच में रैंडेंट रहने देते हैं, रैंडम मंगाते हैं क्योंकि इंटीजर नहीं चाहिए। रैंडम डॉट रैंडम सैंपल मुझे ये यहाँ पर 10 ला करके दे देगा, ये सही है मुझे, राइट। numpy के रैंडम में मैंने क्या बोल दिया, रैंडम सैंपल ला करके दे दो, ठीक है। और इसे मैं सीड करा लेता हूँ, np डॉट रैंडम डॉट सीड, और इसका नाम मैंने ऐसे रख दिया सो दैट ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ y कैप। y कैप क्या होता है गाइस मेरा, y कैप क्या है, प्रेडिक्टेड। np डॉट रैंडम डॉट रैंडम सैंपल, और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, एक मिनट इसको नीचे मंगा लेते हैं, इसको भी बोल देता हूँ 10 वैल्यू दे दो मुझे, राइट, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर लिया, रैंडम डॉट सीड से मैंने इसे भी स्टोर कर लिया। कोई डाउट तो नहीं? ये मेरे दो अलग अलग वैल्यू है, कैंडिडेट यस या नो? एक मेरा एक्चुअल वैल्यू और एक मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू है। हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहला मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सबका पहले तो डिफरेंस निकाल लो कि ये y i माइनस y प्रेडिक्टेड कितना है। y i का मतलब हर एक इसमें से ये माइनस हो जाए, इसमें से ये माइनस हो जाए, क्योंकि दोनों का सैंपल साइज एक है। तो क्या भाई कौशल में डायरेक्ट नहीं चला सकता ऐसे y माइनस वाई कैप, बताओ भाई, बोलो। अगर एक सेम है तो कर सकते हैं। है ना, सेम में कर सकते हैं हम डायरेक्टली। अब कॉमन सी बात है भाई, 10 वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो 10 का 10 हमारा लेके चली गई। लेकिन इन सब का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट तो ये आया नहीं है, इसने तो नेगेटिव वैल्यू दे दिया है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मीन निकालने के लिए ऊपर मुझे सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करना पड़ता है। मैं ये बात बोल सकता हूं अगर मैं साइन ना हटाऊं तो मेरा मीन खराब हो जाएगा, क्योंकि सारे ऊपर सम हो रहे हैं ना। तो क्या मुझे यहाँ पर हर एक का साइन हटाना पड़ेगा? तो साइन हाँ कैसे सर, हटाए यहाँ पर, वरना बताइए। सम कैंसिल आउट हो सकता है। है क्या कह रहे हो? वरना सम भी तो कैंसिल आउट हो सकता है ना, ऐसा हो जाए कि 0 आ जाए आंसर, पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी है, और ऐसा होता ही है ज्यादातर केस में। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे पूरे का, अगर आप यहाँ पर सम निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी है वो 0 हो जाए, राइट। तो इससे इससे तो हम ये मतलब निकालेंगे कि मुबारक हो, एरर हमारा मॉडल का क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, और वो 0 गलत है हमारा। तो राहुल जी मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि ये माइनस जब ये हो रहा हो तो पॉजिटिव आंसर आए। तो सोचिए क्या करें गाइस, एबीएस पढ़ा है आप लोगों ने? एबीएस क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या इसने हर एक का एब्सोल्यूट दिया कि नहीं दिया, बताइए कैंडिडेट। या तो मैं लूप चलाऊं, लूप में बोलूं इसमें से उसको माइनस करो, फिर बोलूं जब वो माइनस में माइनस आंसर आ रहा है तो उसे एब्सोल्यूट बना लो, या हर एक को एब्सोल्यूट बना लो। फालतू में लूप चलाना पड़ेगा मुझे, और नंपी बनाई इसीलिए कि लूप को इग्नोर करना छोटे मोटे टास्क के लिए, राइट। ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, और इसका मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मैं डॉट पूरे पे मैं मीन चलवा सकता हूँ, क्योंकि मीन तो मेरा नंपाई का फंक्शन है। ये मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया, ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर है। कोई डाउट किसी को, कैंडिडेट कुछ पूछना है? अब हमारा पर्पस क्या होगा गाइस, हमने डिफरेंशिएशन क्यों देखा है?
डिफरेंशिएशन का पर्पस ही यही होगा कि इस एरर को ऑप्टिमाइज करे, इस एरर को कम करे, और ये मेरा एरर है। सोचिए गाइस, एरर को मुझे कम करना है। एरर क्या हो जाना चाहिए मेरा? कम। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डी बाय एरर डिवाइडेड बाय, पहले मुझे करना है फीचर 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एरर को मुझे मिनिमाइज करना है ना। df1 मतलब फीचर 1, फीचर 1 का मतलब है यहाँ पर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो dx1, मतलब पहले फीचर के साथ डिफरेंशिएशन, और इसी को मुझे, इसी एरर को मुझे किसके साथ करना है? दूसरे फीचर के साथ। ये मैं मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पर 2 फीचर है। गाइस, एरर मेरा यहाँ पर 0 कब होगा? देखिए यहाँ पर जब मैंने ये अभी आपको टॉपिक शो किया तो टॉपिक में यहाँ पर एक इसमें टॉपिक है, क्या नाम है इसका? मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूं मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं? और यहां पर ये मैंने पिक कर लिया, ये वाला टॉपिक, ये वाला ठीक रहेगा, राइट? इस बंदे का रेफरेंस ठीक रहेगा, इमेज इसने ठीक लगाया। डिफरेंशिएशन मिनिमा और मैक्सिमम आपका इसी के बेसिस पे निकलेगा। मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमा और मैक्सिमा का टॉपिक है, ठीक है। मिनिमा हमारा कब निकलेगा? जब हमारा पर्टिकुलरली ग्रेटर देन 0 के बेसिस पे फाइनल आंसर हमारा आ रहा होगा। और मैक्सिमम हमारा कब निकलेगा? जब ये हमारा लेस देन 0 रहेगा, यानी सारे जो हमारे रेंजेस ऑफ वैल्यू रहेंगे जब हमारे लेस देन यहाँ पर रहेंगे। सेम ये हमारा रेफरेंस इमेज भी हमारा यहाँ पर कह रहा है। एक मिनट, इसका क्वालिटी नहीं है अच्छा, इसी को देखें। यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए लेस देन 0, मिनिमम निकालने के लिए ग्रेटर देन 0, राइट? और ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि ना मिनिमम पे निकल रहा है ना मैक्सिमम पे निकल रहा है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब मिनिमम निकालने के लिए ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। dy बाई dt क्या होना चाहिए? 0। ये क्या निकाल के दे रहा है मुझे? मैक्सिमम। और यहां पर भी मेरा मिनिमम निकालने के लिए ये भी dy बाई dt क्या होना चाहिए मेरा? 0। लेकिन इसका जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से ग्रेटर देन इसकी वैल्यू 0 निकलनी चाहिए। यानी अगर मुझे अपने एरर को, अगर इस पूरे आंसर को मुझे 0 करना है तो यहां पर मेरे को कम से कम मुझे एरर को ऑप्टिमाइज, एरर मेरा कम से कम होना चाहिए। एरर को ही मैं डिफरेंशिएट करके ये पाऊंगा कि जैसे जैसे x बदल रहा है, अभी हम देख रहे थे ना y बदलने के लिए x में क्या चेंजेस हमें लाने पड़ रहे हैं। एरर x में अगर मैं हल्का सा चेंजेस कर रहा हूं और एरर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब एंगल क्या बन रहा है मेरा बैकएंड में? x हल्का सा चेंज करने पे एरर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब एरर ज्यादा बढ़ रहा है। एरर अभी y है मेरे लिए, एंगल बड़ा हो रहा है। एंगल बड़ा होने का मतलब मेरा स्लोप बढ़ा जा रहा है, स्लोप बड़ा होने का मतलब मेरा w बढ़ा जा रहा है ना? और वेट बड़ा होने का मतलब एरर ज्यादा है, और एरर ज्यादा है का मतलब मुझे w बढ़ा जा रहा है, मतलब मुझे w कम करना है, मतलब मुझे w एडजस्ट करना है कि नहीं है? मतलब मैं इस एरर को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि इसका जो फाइनल आंसर मेरा w आ रहा है वो क्लोज टू क्लोज कम की तरफ जाए। कम की तरफ जाएगा तो मेरा एरर, देखिए जरूरी नहीं है कि वेट कम की तरफ जाए, वेट उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में मेरा एरर कम हो रहा है। वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम ग्रेडियंट डिसेंट को डिटेल में उठाएंगे कि वो हर एक आइट्रेशन पे, वो जो स्लोप मैंने बनाया है ना, वो हर एक आइट्रेशन पे कैसे ग्रेडियंट निकालता है। ग्रेडियंट का मतलब ही डेरिवेशन, ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेशन निकालना यानी ग्रेडियंट निकालना। तो यानी यहाँ पर मेरा फीचर 1 के अकॉर्डिंग भी एरर चेक होगा और फीचर 2 के अकॉर्डिंग भी एरर चेक होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा एक आइट्रेशन के बाद कि मुझे अपने बेस्ट W मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो यहाँ पर ये जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, अगर हम एरर ये यूज करें तो मेरा W इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। ठीक है कैंडिडेट? सेम मेरा अगला है यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो कि हमारा मीन स्क्वायर्ड, राइट? स्टूडेंट कुछ पूछना है आप लोग को तो बताइए भाई। राहुल जी, कौशल भाई, अर्जुन, युगल। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या कहता है? कहता है कि ये जो y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड आया, इसका क्या निकाल लो? एब्सोल्यूट मत निकालो, इसका स्क्वायर निकाल लो। स्क्वायर निकालने के बाद इसका
मीन निकाल लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है आई थिंक, राइट? तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए मतलब पहले मुझे दोनों पे ये करना पड़ेगा, राइट? इसमें मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर चाहिए। मैं इस पूरे पे, क्योंकि ये नंपाई है, अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो ये हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 मत करो, इसका स्क्वायर निकाल लो। तो ये हर एक का स्क्वायर मिल गया, और स्क्वायर निकालने के बाद मुझे एब्सोल्यूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है अपने आप। परफेक्ट है कि नहीं है? इसका नाम मैंने रख दिया MAE, और ये है मेरा MSE। राहुल जी क्लियर है? कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? नो सर। अगर मैं मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करता हूं तो भाई हितेश ये मत सोचना कि यार एरर इससे इसमें कम आ रहा है तो हम ये यूज करेंगे, नहीं, हमारा पर्पस वो नहीं है। हम कोई भी एरर यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो वेट इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, ठीक है? और ये ज्यादातर तब यूज होंगे जब हमारा प्रॉब्लम लीनियरली सॉल्व हो सकता है। मतलब जो ANN है उसमें हमारा एक्टिवेशन फंक्शन में भी लीनियर यूज हो रहा हो, और आउटपुट पे हमारा जो पर्टिकुलरली वैल्यू वो लीनियर प्रिडिक्शन वैल्यू दे रहा हो, कुछ क्लास प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हो, कैटेगरी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हो, उस केस में हम MSE, MAE और RMSE को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और RMSE तो बहुत इजी है। क्या है RMSE? सर हाँ, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। हाँ बोलिए भाई। सर ऑल्दो जब हम मीन मीन एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं उसमें ही पॉजिटिव कर रहे हैं, स्क्वायर में ही पॉजिटिव कर रहे हैं, तो फिर हम स्क्वायर करते ही क्यों है? देखिए इसमें पॉजिटिव करने का तो रीजन है, ये तो बता दिया मैंने, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसका अभी बता रहा हूँ कौशल भाई। नहीं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई डाउट ऑल्दो नहीं है, ठीक है? एक देखिए बात और अगर, है, हाँ बोलिए। जब हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी है ना, अगर बड़ी हाँ का स्क्वायर करेंगे तो बड़ी होगी, छोटी का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटी होगी। तो राइट। फिर यहाँ स्क्वायर लेने का फायदा ही क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इधर मान लेते हैं मेरे पास ये मैंने यहाँ पर किया y माइनस वाई प्रोडिक्टेड किया मैंने, ठीक है? अब यहाँ पर कोई वैल्यू लेके चलते हैं हम, ठीक है? जैसे इन दोनों का डिफरेंस हमारा आया था 0.85 आया था, है ना? अब ध्यान से देखना भाई कौशल भाई, यहीं पर छोटा सा डिफरेंस है। क्या 0.85 का स्क्वायर क्या बड़ा है 0.85 से? मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है? फॉल्स बोल रहा है। इसी को अगर मैं रिवर्स में, यही कॉन्सेप्ट आपको बताना है, 0.85 क्या मेरा छोटा है 0. जो भी कौशल कह रहा था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये इससे, ये मुझे क्या बता रहा है? एक मिनट भाई, और यहाँ पर 0.85 का दोनों के केस में फॉल्स कैसे जा रहा है? एक मिनट रुको, चेक करने दो मुझे। 0.85 ये रहा, और 0.85 का स्क्वायर, ठीक है? राइट, हमने क्या चेक किया? हमने दोनों एक ही ले लिया क्या? 0.85 का स्क्वायर ये बड़ा तो नहीं है हमारा, राइट? है ना? अच्छा ये बात तो बराबर वही लिख दी ना यार, घुमा फिरा के, ठीक है? मतलब हमने ऑपरेटर चेंज किया तो हमने पोजीशन भी चेंज कर दिया, ये हमें ध्यान रखना था। अब देखिए कौशल, हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं कि हमारे वैल्यू पे पेनल्टी पड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे वैल्यू पे पेनल्टी पड़ना चाहिए। ध्यान से देखना, जिसका एरर कम आ रहा है, कौशल भाई ध्यान से समझना, जिसका एरर कम आ रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उस पे पेनल्टी और कम पड़ेगी। 0.25 आया, 0.25 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि बहुत छोटा एरर था, 0.025, 0.025 पे स्क्वायर कर रहे हैं तो वो और एरर क्या हो रहा है मेरा? कम हो जा रहा है। मैंने बोला कि कम वैल्यू होने पे कम पेनल्टी लगाओ, ठीक है? और जिसका एरर का डिफरेंस सोचो बहुत बड़ा आ रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा भाई कौशल? उसका स्क्वायर क्या करेगा? उसका वैल्यू और बढ़ाएगा, कम नहीं बढ़ाएगा। भाई डिफरेंस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है ना, डिफरेंस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है मतलब एरर बहुत ज्यादा है। और मैं कह रहा हूं अगर एरर बहुत ज्यादा है तो इस पे और पेनल्टी मारो, तो उस पर मैंने क्या बोला? स्क्वायर करो। अगर मैं नॉर्मल 2 टाइम्स करता तो 2 टाइम्स में ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता मेरा। हाँ जी मैम। अच्छा, अगर मैं 2 टाइम्स करता तो 2 टाइम्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता भाई कौशल, कि अगर मेरा एरर कम भी आ रहा है तो भी दुगना एरर पेनल्टी पड़ता,
और अगर एरर मेरा ज्यादा, आराम से, अगर एरर मेरा ज्यादा आ रहा है तो भी मेरा पेनल्टी दुगना ही पड़ता, लेकिन स्क्वायर करने पे खेल बदल गया पूरा। अगर वैल्यू कम आ रही है तो पेनल्टी भी कम पड़ेगी, और अगर एरर का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो पेनल्टी भी ज्यादा पड़ेगी। मैं कह रहा हूं इस बंदे ने ज्यादा गलती करी है, इसे ज्यादा बड़ी सजा दो, इस बंदे ने छोटी गलती करी है, इसे छोटी सजा दो। क्यों भाई कौशल, क्लियर है? स्क्वायर इज ऑल अबाउट पिनलाइजिंग आर एरर, अपने एरर को और पिनलाइज करना और पेनल्टी देना ही हमारे स्क्वायर का मकसद है। कौशल क्लियर है भाई ये टर्म? हाँ सर क्लियर है। आप पक्का ना? ये आंसर आप ही ने दिया था लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे थे क्या उसे? बताओ भाई, ये अभी आप ही ने तो बोला था ना कि सर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो तो और कम हो रहा है, तो फायदा क्या है हमारा? ये आंसर तो इसी में छुपा हुआ था ना हमारा। ठीक है राहुल जी, क्लियर है? तो यहां पर गाइस हमारा एरर को स्क्वायर करने का पर्पस ही हमारा ये होता है पेनल्टी इंक्रीज कर देना। कम पे कम होगी, कम पे और कम हो जाएगी, और ज्यादा पे और बढ़ जाएगी, और हमें यही चेक करना है ज्यादा कौन नुकसान पहुंचा रहा है हमें, तो हमें एरर को और इंक्रीज करा देना। ठीक है, सर आरएमएस ये हमारा, हाँ बोलिए। अगर गलती है छोटी मार, बड़ी गलती है बहुत मार। हाँ बिल्कुल, इन शॉर्ट छोटी सी लैंग्वेज में, राइट? छोटी है तो माफ कर दिया, बड़ी है तो और कुटाई कर दिया ढंग से उसकी, राइट? आरएमएस ये कह रहा है कि भाई एमएसई का रूट निकाल लो। रूट मतलब पावर हाफ निकाल लो। यहां पर मैं या तो मैं np डॉट स्क्वायर रूट यूज कर लूं, ठीक है, या तो मैं ये काम कर लूं, राइट, या फिर मैं एमएसई को मैं बोल देता हूं कि इसका पावर 0.5 निकाल दो, ठीक है, तो भी मुझे दोनों में बराबर आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, अभी वेट कर लेना गाइस, ओके? और मेगा क्लास है ना आप लोग का? हाँ अभी वेट कर लेना, ठीक है? ये क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नो। अब थोड़ा सा यहां पर हम इस अपने फॉर्मूला पे आते हैं, राइट? लॉग लॉस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये लॉग लॉस। यहां पर सारा खेल हमारा प्रोबेबिलिटी के बेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? इसका मैं एक और फॉर्मूला कोई बेस वाला ले लेता हूं, हाँ ये वाला, ठीक है? आई थिंक क्लियर होगा, ओके? यहां पर ये मुझे ये बताने, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला इसलिए चेंज किया ना, यहां पर देखिए ये जो p बता रहा है ना, ये मेरा प्रेडिक्टेड का बता रहा है, राइट? और यहां पर ये प्रेडिक्टेड को कैसे शो कर रहा है? y कैप, जो अभी हमने देखा है, राइट? हितेश भाई, ये हमारा ना मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट के बेस पे जा रहा है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये मेरा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि सारा बैकएंड में क्या होगा, बहुत सारे वेट्स होंगे, बहुत सारे वैल्यूज होंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट पे लेगा। अभी मैंने लॉग कॉन्सेप्ट समझाया, 1 माइनस, क्योंकि मैं ये क्या पा रहा हूं कि ये मेरा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा। ये बात क्लियर है? बाइनरी मतलब क्या होगा भाई कौशल? या तो 0 पे जा रहा होगा या 1 पे जा रहा होगा। अगर मेरा केस 1 पे पड़ता है, मतलब उसने एक्चुअल भी 1 था और प्रिडिक्टेड भी 1 था, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा? 0। और लॉग 0 क्या हो जाएगा मेरा? अभी बताया था मैंने, हैं? बताइए। और एक्चुअल 1 आना नहीं है, यही तो समझाना है मुझे। y प्रेडिक्टेड आपका 0 और 1 पे जाएगा, आप भूल गए कॉन्सेप्ट। राहुल जी मैंने क्या कहा था? हितेश भाई, जाएगा ही नहीं, मैंने क्या बोला था? क्लोज टू 1 जाता है, 1 नहीं जाता। तो क्या ये y कैप मेरा प्रेडिक्टेड, क्योंकि सिग्मोइड फंक्शन लगा हुआ है लास्ट में, तो या तो ये 0 के तरफ जाएगा या तो ये 1 के तरफ जाएगा। एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 1 होने वाला ये नहीं है, क्योंकि अभी तो यही कॉन्सेप्ट है ना भाई। अगर ये 1 हो जाता, 1 माइनस 1 0 हो जाता, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया लॉग 0 क्या हो जाता है मेरा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी के भी बेस पे मुझे 0 मिल ही नहीं सकता पावर पे। ये बात क्लियर है सभी को? और नॉट डिफाइंड मल्टीप्लाई समथिंग नॉट डिफाइंड, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपका एरर ही नॉट डिफाइन है, तो फायदा क्या हुआ ऐसा मॉडल बनाने का जिसका एरर ही डिफाइन नहीं है हमारा? तो ये वैल्यू मेरा कुछ ना कुछ रहेगा, तो भी एक 0.000 कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्यों भाई राहुल जी एंड कौशल, अब बाकी अर्जुन एंड युगल भाई, क्या ये बात वैलिड है? ये टर्म क्लियर है? ये तो ठीक है। अब इस वाले ये देखिए, ये कुछ नहीं है ये गाइस, ये बस समेशन निकालने हैं, टोटल सैंपल से हम ये डिवाइड कर रहे हैं। ये मैं फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम ग्रेडियंट डिसेंट पे आएंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम लेगा डिराइव करने में, अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब ये वाला सेम मेरा यही टर्म है, बस ये मेरा प्रिडिक्टेड के बेस पे था और ये मेरा एक्चुअल के बेस पे। अब सोचो भाई थोड़ा सा, एक्चुअल वैल्यू तो मेरा 1 हो सकता है ना,
1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, 1 माइनस एक्चुअल, अगर मैं मान लूं 1 ही है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना मेरा, ठीक है। और ये पूरा मल्टीप्लाई में जा रहा है इसके साथ, ये टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, अगर ये मेरा मल्टीप्लाई में 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली मेरी, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कैसे हो जाएगी यार राहुल तो जी, 0 0 हो जाएगी, अनडिफाइंड हो ही नहीं सकती ना, मैंने क्या बोला, अनडिफाइंड का कोई केस नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि 1 माइनस वाई एक्चुअल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जब मेरा y एक्चुअल वैल्यू 1 पे आ रहा है तो मैं इस केस को मैं वेटेज ही नहीं दे रहा, ये मल्टीप्लाई बाय दिस मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर मेरा 0 हो जाएगा। अब इस वाले पे आ जाइए, अब मैं किसको वेटेज दे रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि आप वाई आई मतलब एक्चुअल और वाई आई का प्रेडिक्टेड का लॉग वैल्यू, और लॉग वैल्यू के बेस पे मुझे कैलकुलेट करके दे देगा, जो भी वैल्यू आया मेरा, लॉग 0.25 आया तो वो लॉग 0.25 के बेस पे मुझे निकाल के दे देगा। बस इन सब का मुझे फाइनली समेशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहां पर क्या करूं, तो मैं यहां पर बोल देता हूं, क्या लिखा है भाई हितेश, बीसीई, अरे लॉग लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, वो वही है हमारे टर्म, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो यहां पर मैं कह रहा हूं वाई आई मेरा क्या है, अरे बैठ जाते ना, अभी इधर ही इधर बैठ जाते भाई, हाँ बाद में बैठ जाना, बैठो भाई हितेश, ठीक है। वाई आई क्या है मेरा, एक्चुअल वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूँ, लॉग वैल्यू। अब मैं एनपी डॉट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा, राइट। लॉग अगर मैं 2 निकालूं तो ये मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, दिस, ठीक है। अगर मैं log 10 निकालूं तो ये मुझे समथिंग ये वैल्यू दे रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि log में ये, क्योंकि मैं बेस e मान के चल रहा हूं, मैं e की पावर क्या रखूं कि मेरा 10 आंसर आ जाए, अभी बताया था ना, np डॉट ई, np डॉट ई क्या है मेरा ये, इसकी पावर अगर मैं ये रख दूं तो ये मेरा क्लोज टू 10 आता है, भाई ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यस क्या सर। ये मुझे बताने की जरूरत है, ये मेरा लॉग, बेस लॉग यानी नेचुरल लॉग को पिक कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में भी मेरा नेचुरल लॉग पे काम चलेगा, अगर बेस डिफाइन होता है तो बेस लिखा होता है, नहीं डिफाइन होता तो वो नेचुरल लॉग पे काम करेगा, परफेक्ट। यहां पर देन मैंने इधर बोल दिया कि भाई सबसे पहले मुझे लॉग ऑफ एवरी वाई प्रेडिक्टेड निकाल देना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं np डॉट लॉग, जो मैंने वाई कैप निकाला है इन सबका लॉग वैल्यू निकाल लो, सारे मिल गए मुझे, कोई डाउट इसमें किसी को, कैंडिडेट यस या नो। और ये टर्म मेरा प्लस हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस वाई एक्चुअल के साथ, ये मेरा एक्चुअल वाई है, ठीक है। और ये वाला टर्म इंडिविजुअली ध्यान से देखना, ब्रैकेट देखना, ये ब्रैकेट इधर ओपन हुआ, ये ब्रैकेट इधर क्लोज हुआ, और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले ब्रैकेट से, यानी इन शॉर्ट मैं इस वाले को यहाँ पर अभी जस्ट मैं नॉर्मल ये मल्टीप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, log ऑफ दिस 1 माइनस वाई कैप, और हितेश भाई ये मेरा इधर इसके मल्टीप्लीकेशन पे जाएगा, कोई डाउट इसमें, ये दोनों टर्म मेरे यहाँ पर, ये दोनों टर्म है, प्लस में ये दोनों टर्म मेरे यहाँ पर इधर टर्म है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या मैंने एनपी नहीं लिखा, परफेक्ट, ये मेरा सेम वैल्यू आ गया। इन सब का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, इन सब का सम के लिए मैं क्या बोल दूंगा, np डॉट सम, या मैं लास्ट में भी मैं डॉट सम लगा सकता था, मेरा ये वैल्यू हो गया, फिर इसको इसका मुझे डिवाइड करना है, अच्छा भाई आ जाओ, आप ही की क्लास है, हाँ नहीं अभी नहीं चालू है, और इन सब को मुझे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिवाइड बाय कोई भी y ले लो, क्योंकि बात तो बराबर ही है, और क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू देगा, क्या भाई सुदर्शन, बढ़िया, इसको बाय डिफॉल्ट में किस में ले लूंगा, नेगेटिव में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो यानी कि माइनस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, एक मिनट,
-1 ले लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो ये मेरा प्लस में आ जाएगा। ये मेरे को रिटर्न कर रहा है मेरा लॉग लॉस यानी कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे डिराइव करके मैथमेटिकली। बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि 0 के केस में क्या फॉर्म होगा एंड 1 के केस में क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक है कौशल भाई, अभी के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें ये जो मैंने बताया टर्म आपको, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और मेरे ख्याल से ना करी एक बार डिराइव करके देख लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये कल तीनों फिर हमारा 1 गो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है कैंडिडेट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। बताओ भाई कुछ पूछना है इसमें? नहीं अर्जुन, सर। कौशल, युगल, राहुल जी? नो सर। ठीक है भाई, ऑफलाइन आने की कोशिश करो। ठीक है ओके सर।